तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। चलिए, आज भी हमारा जो क्लास है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, लेकिन इस बार सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, हर एक तरह के मिक्स क्वेश्चन है। तो हमारा जो आज क्लास है ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग। थोड़ी देर में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्लास शुरू करते हैं। चलिए, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग सभी लोग ध्यान दें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। यानी ये पॉलिटी का सवाल है कि भारतीय संविधान में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी मौलिक कर्तव्य, उसको कब जोड़ा गया। 1971, 1972, 1975 या 1976। आप सभी लोग बताएं कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है। अब सभी लोग अगर जानते हैं तो सभी लोग इसका उत्तर दें। चलिए फटाफट बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कई बच्चे बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या, इसका ऑप्शन नंबर ए कतई नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान यानी कि जब हमारा संविधान का प्रारंभिक रूप था, उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। फिर 1976 में 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने कर्तव्यों को? 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि रूस से लिया गया था। किससे लिया गया था? रूस से लिया गया है। कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10। और उसके बाद एक कर्तव्य को और जोड़ा गया, यानी इस प्रकार हमारे पास कुल 11 मूल्य कर्तव्य हैं। कब जोड़ा गया? पहली बार जोड़ा गया 1976 में। एक कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 में। एक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1976 में। कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया। फिर एक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 2002 में। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार पता होगा तो प्रारंभ में हमारे पास मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? अभी 6 हैं। भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए इन सभी में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए, तो आप सभी लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल करने का हमारा कोई अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, ये भी पॉलिटी से है। हाँ चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 256? किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा कहा है? बताइए। अब सभी लोगों को पता होगा ये सवाल, तो बहुत ही बढ़िया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को कहा गया है संविधान का हृदय। क्यों? क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन करता है तो इसके तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 4। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग, 2 अंग, 4 अंग या 5 अंग? बताइए भारतीय संसद के अंग कितने हैं? तो अंग की बात करेंगे तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 अंग है हमारे पास। एक है हमारे पास लोकसभा,
दूसरा है हमारा राज्यसभा, और तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट। ये 3 अंग हैं, लेकिन सदन है सिर्फ 2 ही। अगर कोई आपसे पूछेगा सदन, तो सदन सिर्फ 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन हमारे पास अंग 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, जियोग्राफी में है, भारत की नदी जब पढ़ेंगे तब। झेलम, सतलज, सरयू, या फिर सतलज 2 बार हो गया क्या? सतलज नहीं, इसको व्यास कर लो। झेलम, व्यास, सरयू या सतलज, बताइए इन सभी में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा? झेलम सही होगा, व्यास होगा, सरयू होगा, सतलज होगा। यहां देखना कौन सी सहायक नदी नहीं है, कौन है ये नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सरयू। क्यों? क्योंकि इसकी सहायक नदियां क्या क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये सब जाकर मिलकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6 ये कहता है कि अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। यानी जो इकोनॉमिक्स है उसमें वह कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी बच्चे बताएं कि अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। कौन से संसाधन? नेचुरल रिसोर्सेज का। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे खेती, पशुपालन, ये सब आते हैं इसमें। क्योंकि क्षेत्र 3 है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग डायरेक्ट उपयोग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे इसको। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7 ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, सिंधु नदी पर या नील नदी पर? बताइए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? द्वीप समझते हो? जब देखो नदी क्या होता है, नदी बहती है, तो नदी बहते बहते से अपने साथ कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर वत्थर भी लेके जाती है। तो जहाँ ढलान कम होती है ना, वहां पर ये ले जाकर जमा कर देती है। वहां से एक द्वीप बन गया है जो बना है माजुली द्वीप। तो ये किस नदी पर है, यही आप लोगों को बताना है। 7 का बता दीजिए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? 7 का बहुत ही आसान सा सवाल है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही क्या बनता है? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। ठीक, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आकलन पहली बार किसने किया? आरसी दत्त ने, डीआर गाडगिल ने, दादा भाई नौरोजी ने या वीकेआरवी राव ने? आप सभी लोग बताएं सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए आप सभी लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसकी गणना की थी। कब की थी? 1868 में। और उन्होंने ये बताया था कि हर व्यक्ति की आय जो है वो 20 रुपया है प्रति वर्ष, यानी हर साल वो मात्र 20 रुपया कमा रहा है। कब? 1867 में। किन्होंने ये गणना की थी? दादा भाई नौरोजी ने।
चलिए अगला सवाल है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? आप सभी लोग बताएं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सभी लोग इसका उत्तर दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं भारत के राष्ट्रपति, नहीं वित्त मंत्री, नहीं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10 ये कहता है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड युद्ध देखे होगे ना, बताइए वो किस देश का नेशनल गेम है? स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी या पोलैंड? चलिए फटाफट बताइए, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सांडों का युद्ध या सांडों की लड़ाई किस देश का नेशनल गेम है? जैसे हमारे यहाँ का हॉकी है, उसी प्रकार जो ये सांड की लड़ाई है वो किसका राष्ट्रीय खेल है? नेशनल गेम ऑफ कंट्री, किस देश का? विच कंट्री? स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इज अ स्पेन। स्पेन का वो नेशनल गेम कहा जाता है, किसको? सांडों की लड़ाई को। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? किसने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? शंकर राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार पटेल? अंग्रेजों ने उपाधि दी थी तो किसने लौटाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? आप सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही नाइट की उपाधि लौटा दी थी। और यह घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। कहाँ? जलियांवाला बाग अमृतसर में। गोली चलवाया था किसने? जनरल डायर ने, याद होगा आपको। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। 20-22 सालों के बाद मारा था। सोचो कांड कब हुआ? 20-22 साल के बाद मारे थे वो। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी थी? पहला सिकंदर कोई और है, लेकिन बताइए द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने दी थी? किसने अपने आप को दी थी? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? ऑप्शन आपके सामने है। अब बताइए किस शासक ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा है? सेकेंड अलेक्जेंडर, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस सवाल का आपका सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर की उपाधि दी थी, द्वितीय सिकंदर की, सेकेंड अलेक्जेंडर की। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। 13 यह कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में या वैशाली में? गौतम बुद्ध जानते हो ना, भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। कब? सारनाथ में दिया था इन्होंने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जो पहले इनके साथ थे, जो इन्हें छोड़ के चले गए थे। बाद में इन्हीं को दिया था ये। और ये बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, पता है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, असम? पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, असम?
बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? चलो बताओ, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताओ जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम का लोकप्रिय नृत्य बिहू है, पंजाब में भांगड़ा। चलिए अगला सवाल है हमारा, सामान्यतः प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा के बहुमत दल का नेता या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता? आप लोग बताएं, प्रधानमंत्री मुख्यतः कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? चलिए तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में जो नेता बनते हैं उन सभी का जो बहुमत होता है, उन बहुमतों का, बहुमत दल के नेताओं का वो प्रमुख होता है, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16। 16 यह कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? अब आप लोग बताएं इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर है, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 17। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप मार्ग, रुको 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 रुको, पूरा क्वेश्चन करने दो। चलिए अब पूरा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप होकर भारत में सर्वप्रथम कहां आया था? गोवा, दमन, अंडमान या कालीकट? बताइए। जब वास्को डिगामा भारत आया केप ऑफ गुड होप मार्ग से, तो वह सबसे पहले भारत में कहां आया? गोवा, दमन, अंडमान या कालीकट? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालीकट नामक बंदरगाह पर वो आया था। उस समय वहां के राजा जमोरीन थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने उनका स्वागत भी किया था। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में थे? पाली में थे, संस्कृत में थे, हिंदी में थे या ब्राह्मी में थे? बताइए। जो इंस्क्रिप्शन मिला है अशोक का वो सब किस लिपि में, किस भाषा में था? पाली में, संस्कृत में, हिंदी में, ब्राह्मी में? बताइए अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? बताइए। चलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी में थे। किस में थे? अशोक के अभिलेख किस भाषा में दोस्तों? ब्राह्मी में थे। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। देखो सवाल नंबर 19 से कहता है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील यानी वैसी झील जो मानव के द्वारा बनाई गई है, मानवों के द्वारा, प्राकृतिक रूप से नहीं। वुलर झील, चिल्का झील, गोविंद सागर झील या राणा प्रताप सागर झील? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? अब आप लोग इसका उत्तर बताएं क्या हो जाएगा? वुलर झील, चिल्का झील, गोविंद सागर झील या फिर राणा प्रताप सागर झील?
चलिए इस सवाल का हम बताते हैं, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर झील, जो कि चंडीगढ़ में है और ये मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है और ये भाखरा नंगल परियोजना द्वारा स्थित बनाई गई है। उसके बगल में भाखरा नंगल है और इसका नामकरण किया गया है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए अगला सवाल है हमारा, यानी आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20। आज का आखिरी, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा, सिडनी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। यानी झुकी हुई जो मीनार है वो कहाँ पर स्थित है? पीसा में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या फिर कैलिफोर्निया में? आप सभी लोग बताएं, पीसा, सिडनी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में? चलिए तो इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पीसा। कहां पर है इसका? पीसा में स्थित है झुकी हुई मीनार। चलिए आज हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे कल, नहीं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप सभी को धन्यवाद क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ऑब्जेक्टिव आप सभी को अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़िए पैरामेडिकल के न्यू बैच 2024 की तैयारी के लिए। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टोटल लर्निंग, उस पर आपकी सभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी या फिर आपको नंबर शो किया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।